नमस्कार, हेलो डॉक्टर के इस खास एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम किडनी जैसे गंभीर विषय पे बात करेंगे। गुर्दे से जुड़ी हुई किस तरह की समस्याएं होती हैं, उनकी कैसे पहचान करें और समय रहते हुए कैसे इनका आप ट्रीटमेंट लें, किडनी ट्रांसप्लांट क्या होता है, इन सभी विषयों पे हम आज हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनसे बातचीत करेंगे। नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से डॉक्टर कमल कुमार कसवा आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि राजस्थान के प्रख्यात गुर्दा रोग विशेषज्ञ हैं और किडनी ट्रांसप्लांट के एक्सपर्ट हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, इस चर्चा की शुरुआत करें तो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे मोटे तौर पर कि जो गुर्दे से जुड़े हुए रोग होते हैं इनको किस तरीके से समझा जाए। गुर्दे से संबंधित जो बीमारी होती है उसमें मरीज को पैरों में सूजन आ सकती है, भूख कम लगती है, इस तरह की तकलीफ होती है। गुर्दे खराब होने के वजह से बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें कई सारी आनुवंशिक बीमारी भी होती हैं, कई अपने वातावरण से संबंधित बीमारी होती है, जैसे किडनी स्टोन फॉर्मेशन होता है, कई मरीज की गलती से भी किडनी खराब हो जाती है, जैसे दर्द की गोली खाते हैं बहुत लंबे समय तक, तो गुर्दे की खराबी हो सकती है। सर, शुरुआती अगर हम सिम्टम्स की बात करें, किसी तरह के क्या कोई लक्षण जो है उस मरीज में दिखाई देते हैं जो इस तरह की समस्या उसके अंदर होती है? इसमें क्या होता है, कई बार जैसे स्टार्टिंग में प्रोटीन लीक होता है, उसमें पेशेंट को सूजन महसूस होती है, पैरों पे, चेहरे पे और पूरे शरीर पे भी सूजन आ जाती है। वो बीमारी में ज्यादातर जो किडनी का जो टॉक्सिन है, पॉइजन लेवल इतना नहीं बढ़ता है, सिर्फ प्रोटीन के कारण से ही हो सकता है। तो उसमें हम लोग टेस्ट करते हैं और वो बीमारी होती है उसका हम बायोप्सी करते हैं और किडनी का और ट्रीटमेंट करते हैं, पेशेंट ठीक हो जाता है। कई ऐसी सिम्टम होते हैं जो पुरानी बीमारी होती है, चल रही होती है और शुरुआती स्टेज में कई बार पता नहीं चलता। पेशेंट को धीरे धीरे भूख कम लगना, जी मितलाना, उल्टी का मन करना, सांस फूलना, पैरों में सूजन बहुत ज्यादा आ जाना, इसी स्टेज में आता है। तो ये मुख्य सिम्टम होते हैं जो आगे जाके इसमें नजर आते हैं। तो इसको रोका कैसे जाए? शुरुआती तौर पे ही जब आपको पता चल जाता है तो क्या इस समस्या को दवाइयों से रोका जा सकता है या इसके कुछ ऑपरेशंस होते हैं? गुर्दे की खराबी में जैसे आपको कोई पुरानी बीमारी चल रही है, जैसे मान लो किसी को डायबिटीज है। आज हम देखते हैं कि अपने हिंदुस्तान में डायबिटीज बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा है, क्योंकि अपनी लाइफस्टाइल इस तरह की हो गई है, बहुत ही है ना, फास्ट फूड खाते हैं, अपनी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, एक्टिविटी व्यायाम कम हो गए, तो इसमें डायबिटीज बहुत कॉमन है। दूसरा, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट बहुत होते हैं और बहुत बार पेशेंट हमारे पास तब आता है जब उसको आंखों से ब्लरिंग ऑफ विजन होता है और धुंधला दिखने लग जाता है। उस स्टेज में बीपी देखते हैं बहुत ज्यादा होता है और किडनी पे वो असर कर चुका होता है। इसी तरह से मान लो कोई दर्द की तकलीफ है मरीज को और धीरे धीरे दर्द की गोली खा रहा है, उसको ये पता नहीं होता कि ये गोली गुर्दे को भी नुकसान कर सकती है। इसी तरह से कई आनुवंशिक बीमारियां होती हैं, जैसे गांठों वाली किडनी होती है, एक एल्पोर्ट सिंड्रोम बीमारी होती है जो आंखों में असर करती है और किडनी पे असर करती है। ये शुरुआती स्टेज में कई बार पता नहीं चलता और जैसे ही बंदा उम्र बढ़ती है तो गांठों वाली किडनी 50-60 साल पे जाके वो सब लक्षण दिखाई देते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ना, किडनी की खराबी बढ़ जाना। इसी तरह से अपना जो एरिया है, जैसे राजस्थान है, गुजरात है, एमपी बेल्ट है, यहाँ पे पथरी के पेशेंट बहुत ज्यादा है और किडनी की पथरी से किडनी खराब होना बहुत कॉमन होता है। कई बार हम देखते हैं कि पेशेंट की 2 किडनी है, एक किडनी की खराबी हो चुकी है परमानेंट, उसको पता ही नहीं होता। वो टेस्ट करता है, पता लगता है साहब मेरी रिपोर्ट तो नॉर्मल है, क्रेटिनिन भी नॉर्मल है, फिर मेरे मतलब किडनी कैसे खराब हो गई। जैसे एक किडनी अगर मान लो परमानेंट खराबी होती है तो भी वो खून के अंदर जो पॉइजन्स होते हैं किडनी के वो नहीं बढ़ते, तो दूसरा किडनी आपका नॉर्मल काम कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि जैसे 1000 आदमी के पीछे एक आदमी ऐसा आता है जो एक ही किडनी लेके पैदा होता है और फिर वो नॉर्मल चलता रहता है जन्म से। जी, तो इसीलिए बहुत सारे कारण है, तो अपने को विजिलेंट रहना चाहिए, अपनी जो भी बीमारी है उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट करते रहना चाहिए। जैसे बीपी है, शुगर है, आप अच्छी तरह से मैनेज करते हो और अच्छा कंट्रोल रखते हो, बीपी अगर 130, 120, 130 रखते हो और शुगर आपका अच्छा कंट्रोल है, तो उस स्टेज में ये गुर्दे की खराबी की प्रक्रिया बहुत स्लो हो जाती है। तो बीमारी होती है, आती भी 30-40 साल के बाद में नजर आती है, लेकिन अगर अनकंट्रोल होगा तो गुर्दे जल्दी खराब हो जाएंगे। सर, आपने आंकड़ों की बात करी, जो डायबिटीज की अगर हम बात करते हैं तो देश का कैपिटल, पूरे विश्व का कैपिटल कहा जाता है इंडिया। किडनी में जो इस संबंधी रोग हैं या गुर्दे से संबंधी जो रोग हैं उसमें भारत की किस तरह की स्थिति है और उसके मूल कारण क्या समझ पाते हैं? डायबिटीज बेसिकली क्या होता है, 2 तरह का होता है। एक डायबिटीज टाइप 1 होता है, एक टाइप 2 होता है। टाइप 1 होता है वो ऑटोइम्यून डिजीज होती है जो इम्यूनिटी की वजह से होती है और वो बहुत ही युवा बच्चे हम देखते हैं, बहुत दुबले पत्ते बच्चे नजर आते हैं, बहुत पेशाब आता है, बहुत भूख लगती है और वो डायबिटीज टाइप 1 होती है। एक होती है टाइप 2 जो जेनेटिक भी होती है, जैसे फादर मदर को डायबिटीज है, बच्चों को डायबिटीज आती है वो 30 साल के बाद में आती है। जैसे डायबिटीज फादर मदर कोई बच्चों की किडनी लेता है तो हम मना कर देते हैं 30 साल तक, वी विल वेट फॉर 30-40 ईयर्स, क्योंकि 30-40 के बाद में अगर उस बच्चे को डायबिटीज होगी
तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा क्या है, अपने जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही अनियमित है। आजकल अपने जो व्यायाम है, एक्सरसाइज है, ये बहुत कम है। ज्यादातर लोग सीडेंटरी लाइफस्टाइल में रहते हैं, लेट नाइट तक पढ़ते रहते हैं, अर्ली मॉर्निंग नहीं उठ पाते हैं, वो लेट उठते हैं और अपनी हैबिट में ही रहते हैं और फास्ट फूड लेते हैं, प्रॉपर डाइट्स नहीं लेते, संतुलित आहार नहीं लेते, प्रॉपर मात्रा के अंदर फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, ये सब आपको लेना चाहिए, ये नहीं ले पाते। और अपने खाने पीने में क्या है, मीठे की मात्रा ज्यादा होती है, नमक की मात्रा ज्यादा होती है, सोडियम की मात्रा ज्यादा होती है, नमक ज्यादा खाएंगे और शुगर ज्यादा लेंगे तो ये सब नुकसान करता है। और धीरे धीरे जब आपकी हैबिट हो जाएगी, ओबेसिटी हो जाएगी, तो ये सारी बीमारियां बढ़ती जाती है। सर, क्या इसको क्रॉनिक डिजीज मान के चला जाए और परिवार के अगर किसी सदस्य के अंदर ऐसी गंभीर बीमारी है तो क्या ये ट्रैवल करेगी दूसरे व्यक्ति की, परिवार के भी साथ में? देखो, इसमें क्या होता है, एक तो जैसे किसी के किडनी खराब हो गया, लूज मोशन हो गया, उल्टी हो गया, दस्त हो गया, या प्रेगनेंसी के अंदर इन्फेक्शन हो गया, या मलेरिया डेंगू से हो गया, एकदम से कई बार हम देखते हैं किडनी खराब हो गई, पेशेंट आईसीयू में वेंटिलेटर पे है और किडनी खराब हो गई, वो किडनी ठीक हो जाती है, हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, जरूरत होती है हम उसकी डायलिसिस करते हैं, 15 से 20 दिन के अंदर जैसे ही पेशेंट का इन्फेक्शन और अदर जो मेन कारण था वो जैसे सेटल होता है, पेशेंट नॉर्मल हो जाता है। दूसरा होता है परमानेंट किडनी खराब, जिसको हम सीकेडी बोलते हैं। ये एंड स्टेज किडनी डिजीज होती है, सीकेडी स्टेज 5, जिसके अंदर पेशेंट को डायलिसिस ट्रांसप्लांट पे जाना पड़ता है। ये ऐसी स्टेज है जिसके अंदर हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते। इसका इलाज ये होता है, इनिशियल स्टेज में हम उसको प्रिकॉशन बताते हैं, कुछ परहेज बोलते हैं, डाइट्स में क्या लेना है क्या नहीं लेना है, प्रोटीन रेस्ट्रिक्शन रखना है। ऐसा भी नहीं कि अपने वेजिटेरियन है और प्रोटीन बंद कर दें, वो भी नुकसानदायक हो सकता है। तो ये सब चीजें गाइडेंस एक कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट का उसको लेना होता है, तो वो धीरे धीरे स्लो ग्रोथ करता है। अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो जैसे जो उसका प्रोग्रेशन होता है, परमानेंट किडनी खराब होगा वो रैपिड होता है, और जल्दी होगा तो जल्दी पेशेंट डायलिसिस और ट्रांसप्लांट किया जाएगा। हमारे भारत के अंदर गुर्दे से जुड़ी हुई जो तमाम बीमारियां, उनको लेकर भ्रांतियां बहुत सारी हैं। तो किस तरह की भ्रांतियां, जो सामान्यतः आपके पास बहुत से ऐसे मरीज आते होंगे जिनके मन में तरह तरह के सवाल होते होंगे या उनको तरह तरह की सलाह भी मिलती होंगी, किस तरह की भ्रांतियां होती हैं? कई सारे कारण होते हैं कि गुर्दा ठीक हो सकता है क्या, ऐसी कोई मेडिसिन हो। कुछ अखबार में भी सुनते हैं और कई बार लोगों के मुंह से भी सुनते हैं कि साहब मुझे फलाना कैप्सूल लेने से ये हो गया। ये ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कोई कैप्सूल, ऐसी कोई मेडिसिन नहीं होती कि जो परमानेंट किडनी खराब को वापस दवाई से हम ठीक कर दें। हाँ, अगर एकदम से गुर्दा खराब हुआ है उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं, पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन जो परमानेंट गुर्दा खराब है वो वापस रिकवर नहीं करता मेडिसिन से। लेकिन इन मिथ्या बातों से, इन बातों से बच के रहना चाहिए, क्योंकि मान लो कोई पेशेंट है, उसका किडनी का रिपोर्ट ज्यादा बढ़ा हुआ है, पॉइजनस ब्लड में ज्यादा है, उनका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, किसी का पोटेशियम बहुत ज्यादा बढ़ गया और 6.5, 7, 8 के ऊपर जाता है तो हार्ट बंद कर देता है, तो पेशेंट की मौत हो सकती है। तो इसीलिए पेशेंट को अलर्ट रहना चाहिए। अगर उनको बिलीफ है, हम उसको कभी मना नहीं करते, वो आयुर्वेदिक के लिए बोलते हैं, हम मना नहीं करते। पेशेंट का अपना बिलीफ है, उसको फॉलो करना चाहिए। लेकिन जहां तक मैं देखता हूं कि जब परमानेंट गुर्दा खराब होता है तो मेडिसिन है, इसमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट है, इसको क्यूरेटिव ट्रीटमेंट नहीं है। दो बातें समझना चाहेंगे। एक तो पहला ये कि लोग समझ पाए जो इस शो को देखेंगे कि जो गुर्दा है या हमारी बॉडी के अंदर ये जो पूरा एक सिस्टम है, इसकी सबसे ज्यादा उपयोगिता क्या है, बॉडी में क्या काम होता है। yes. और सामान्यतः बहुत सारी सलाह दी जाती है कि आपको ये नहीं खाना चाहिए, आपको इस तरह की दवाइयां नहीं खानी चाहिए। उनका कितना विपरीत असर वाकई में पड़ता है? प्रोटीन डाइट की हम बात करते हैं, इस तरह का प्रोटीन आप मत खाइए, आपको ये दिक्कत हो सकती है। yes. कैसे समझ सकते हैं? ये दोनों गुर्दे होते हैं, इनका मेन फंक्शन होता है अपना प्योरिफिकेशन करना, ब्लड का प्योरिफिकेशन करते हैं। जो भी अपने इंजेस्ट करते हैं, जो भी खाना खाते हैं, व्हाटएवर अपने खाते हैं, उसका डिटॉक्सिफिकेशन होता है, उसके पॉइजन्स होते हैं, उनको रिमूव किया जाता है। ये लिवर से भी होता है, किडनी से भी होता है और लंग्स से भी होता है। तो किडनी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो जो भी अपने पॉइजन्स है उनको निकालते हैं। यूरिया है, क्रेटमिन है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, जिसमें बताया सोडियम कम हो जाएगा या बहुत ज्यादा हो गया, पोटेशियम कम या ज्यादा हो गया, कैल्शियम कम या ज्यादा हो गया। ये इलेक्ट्रोलाइट जो इम्बैलेंस है, ये सारा काम जो होता है ये गुर्दे का होता है। और इसमें बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई होती है, काफी ज्यादा ब्लड होता है जो बहुत स्पीड से इसमें पंप करता है। तो इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन्स है। लेकिन जरूरी है कि अगर अपने प्रॉपर तरीके से अपना दिनचर्या रखते हैं, प्रॉपर व्यायाम करते हैं और अपने अच्छा हाइड्रेशन रखते हैं, कि अपना एरिया है वो बहुत ही हॉट और ह्यूमिड इन्वायरमेंट है, ज्यादातर समय अपने गर्मी होती है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो उसमें अपने शरीर से बहुत ज्यादा जो है वाटर वेस्ट हो जाता है। उसको हम कहते हैं लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम आवर बॉडी।
वो पसीने में भी हो सकता है, वो मौसम में हो सकता है, यूरिन में भी होता है, तो इसको रिप्लेस करना बहुत जरूरी है। कुछ लोगों की हैबिट होती है कि वो पानी नहीं पी पाते, बहुत बिजी है साहब, उनके पास पानी पीने को टाइम नहीं है, तो ऐसी अवस्था में धीरे धीरे किडनी पे असर आता है, कई लोगों में उसमें पथरी बन जाती है, और फिर वो कंटिन्यूस जो एक स्टोन का छोटा सा पॉइंट बनता है वो कंटिन्यूस उसकी साइज बढ़ती रहती है, तो पथरी बड़ी हो जाती है तो नुकसान करती है, और धीरे धीरे किडनी को नुकसान करती है, फिर किडनी बनने के बाद नीचे आ जाती है। अगर वो यूरेटर जो पेशाब की नाली है उसमें अटक गई तो वो गुर्दे का यूरिन आउटपुट को ब्लॉक कर देती है, और फिर धीरे धीरे अंदर से किडनी डैमेज हो जाती है। तो कई बार जब हमारे पास मरीज आता है उसको पता नहीं चलता, क्योंकि एक किडनी ब्लॉक हो गई लेकिन दूसरा किडनी काम कर रहा है, तो पेशेंट को, मरीज को कोई सिम्टम नहीं आते, और वो ऐसी स्टेज में आता है जब एक किडनी परमानेंट जा चुकी, फिर भी वो नॉर्मल जिंदगी जी सकता है, आगे भी अगर सावधानी रखे तो अपने आप को सावधान रखना जरूरी है, प्रॉपर टाइम पे स्क्रीनिंग करना जरूरी है। कोई भी तरह की किसी भी जो संबंधित तकलीफ लग रही हो, सूजन की हो, भूख कम लगने की हो, उल्टी की हो, जी मिटलाने की हो, तो एक बार अपने को नेफ्रोलॉजिस्ट या गुर्दा रोग विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए। चलिए सर, इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे, यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। सब जरा राइट जाना। साधारण रिमोट वाला सेट टॉप बॉक्स लोगे तो ऐसा ही होगा। सिर्फ D2H HDRF सेट टॉप बॉक्स के साथ आता है एडवांस रेडियो फ्रिक्वेंसी रिमोट जो चले किसी भी डायरेक्शन में। D2H HDRF सेट टॉप बाक्स लाएं सिर्फ 1034 रुपए में। D2H, अलग ही व्यू। अब हारने के लिए तैयार हो जा, क्वीन मेरी। अभी देखो ना भैया। पिटारा, खजाना खास पलों का। अब पिटारा के साथ चिप्सी फ्री पाइए और खास पलों को और भी खास बनाइए। कहते 1 से भले 2 और 2 से भले 3, और भैया 3 से भले 10, 15, 20, 21 खूबियों वाली आपकी लक्स कोजी। कंफर्ट फिट मजबूत ही नहीं, 21 खूबियों वाली लक्स कोजी की ऑल इन वन बनिया। लक्स कोजी, सुनो तो अपने दिल की। तेरा बॉस का नाम बता वरना एसिडिटी। ओमी पुलिस हो या कैदी, सबको पता है इंडिया का सर्वश्रेष्ठ एंटासिड है ओमी। एसिडिटी हो तो ओमी लो। ये सब क्या चल रहा है भाई? अरे सुजाता के फैन भी? जी हाँ, इसलिए हमने पुराना फैन ही बदल दिया। पर सुजाता ही क्यों? वजह है सुजाता फैन की परफॉर्मेंस। पर फैन की क्या परफॉर्मेंस? यहाँ बैठो और खुद फील करो। सुजाता फैन फ्रॉम द हाउस ऑफ सुजाता मिक्सर ग्राइंडर। सुबह के लिए उड़ चला हजारों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की जमीन पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि तक रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान के ये गर्मा गर्मी धक्का मधक्की, प्यास एक है सबकी, हमारा कोल्ड ड्रिंक, हमारा कोल्ड ड्रिंक, हमारा कोल्ड ड्रिंक, अमूल लक्ष्मी हमारा कोल्ड ड्रिंक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सर, किडनी ट्रांसप्लांट की हम बात करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण हमारे देश के लिए, क्योंकि एक बहुत अच्छा जो डेटा है वो आपने अभी बताया, बहुत सारी जो महत्वपूर्ण जानकारियां थी वो सामने रखी है आपने। तो किडनी ट्रांसप्लांट क्या है सर, इसको किस तरीके से समझा जाए, कौन व्यक्ति है जो इसको डोनेट कर सकता है, जो इसको प्राप्त करता है, जिसको ये लगनी चाहिए, जिसको जरूरत है, वो किस अवस्था में होना चाहिए, किस कंडीशन में आना चाहिए, ये सब आपको समझना चाहिए।
किडनी ट्रांसप्लांट, इसको हम गुर्दा प्रत्यारोपण भी कहते हैं, ये किसी भी परमानेंट जो किडनी खराब मरीज होता है उसका बेस्ट ट्रीटमेंट है। अगर आप डायलिसिस करते हो, आपको लाइफ टाइम डायलिसिस करना है, 3 बार 7 दिन में रेगुलर डायलिसिस करना है, वो हर आदमी के लिए असंभव होता है और पीड़ादायी भी होता है। ट्रांसप्लांट के बाद में बंदा एकदम जो भी मेल फीमेल वाटेवर उनके जो लाइफस्टाइल है, जो उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो एकदम नॉर्मल इंसान की तरह होती है। तो ट्रांसप्लांट सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है अगर लेने वाले के अंदर, देने वाले के अंदर किसी भी तरह की विषम परिस्थिति नहीं हो। लेने वाला अगर फिट है, उसका हार्ट सही है, उसके फेफड़े सही है, अदरवाइज कोई भयंकर गंभीर रोग नहीं है और देने वाले में भी नहीं है, तो हम गुर्दा प्रत्यारोपण प्रेफर करते हैं। दूसरा, गुर्दा प्रत्यारोपण कौन दे सकता है? गुर्दा प्रत्यारोपण जो फैमिली के जो नियर एंड डियर है वो दे सकते हैं, जैसे फादर है, मदर है, भाई बहन दे सकते हैं, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को दे सकते हैं। कई बार इनमें किसी का मैच नहीं खाता है और वो परेशानी होती है, तो हम जो है रिलेटेड को भी अलाउ करते हैं, जैसे दूर के रिश्तेदार भी दे सकते हैं, जैसे बुआ है, मौसी है, मामा है ना, चाचा ताऊ है, कोई भी जो गांव में घर में जो फैमिली के मेंबर्स हैं, उनके रिलेटेड सदस्य हैं, जो रिश्तेदार हैं, सास ससुर है, साला साली है, वो भी दे सकते हैं, उनको भी हम करते हैं। जो लोग किसी भी तरह से रिलेशन में इत्तेफाक नहीं रखते हैं और आउट ऑफ फैमिली और रिलेशन के आते हैं, उनको गुर्दा लगवाना अलाउ नहीं होता है, क्योंकि गवर्नमेंट की एक लीगल प्रोसीजर होती है, इस तरह से उनको हम अलाउ नहीं करते। जहां तक गुर्दा लेने वाले का सवाल है, हम पूरे टेस्ट करते हैं, उसकी पूरी बॉडी की जो इन्वेस्टिगेशन है सारी करते हैं, उनके हार्ट की, लंग्स की सारी टेस्टिंग होती है। किस कारण से गुर्दा खराब हुआ है वो हम फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि कुछ बीमारी ऐसी होती है गुर्दा ट्रांसप्लांट के बाद में भी आ सकते हैं। जो पुरानी बीमारी जिसने गुर्दा खराब किया, वो बीमारी वापस भी किडनी में आ सकती है। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि इसकी बीमारी का कारण क्या है उसको पता लगाया जाए। अगर छोटा बच्चा है, जैसे मैंने 8 साल से लेकर 65 साल तक का ट्रांसप्लांट किया, तो उस छोटे बच्चे के अंदर अलग बीमारियां होती हैं। किसी की पेशाब की थैली कमजोर होती है, किसी की पेशाब की थैली के आगे जो पेशाब का रास्ता है वो सिकुड़ा होता है, वाल्व होता है उसमें, किसी में रिफ्लेक्स डिजीज बन जाती है ब्लडर के अंदर, वापस पेशाब जो है किडनी में जा रहा होता है, उससे किडनी खराब होती है। तो पहले हमें ये सारी संभावनाएं पता करनी चाहिए कि इस बच्चे में किडनी खराब किस कारण से है। अगर जल्दबाजी में अपने ट्रांसप्लांट कर दिया और वो बीमारी अंदर ही पड़ी है, तो नई किडनी भी फेल हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको स्क्रीनिंग और हमें पेशेंट को रूल आउट करना बहुत जरूरी है। इसी तरह से हम देने वाले का भी पूरा इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसको शुगर, बीपी, कोई हार्ट की कोई भी बीमारी नहीं हो, कोई भी ऐसी बीमारी नहीं हो जो नुकसान कर सकती हो आगे जाके। मान लो किसी को डायबिटीज है, बीपी है और उसके कारण से डैमेज आ रहा है, तो हम उसको प्रीफर नहीं करते, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर वो एक किडनी डोनेट करता है आगे जाके उसको भी तकलीफ हो सकती है। इसी तरह से अगर देने वाले को अगर कोई कैंसर है, कोई तरह का इन्फेक्शन है, जैसे हेपेटाइटिस बी, सी, HIV है, या किसी का हार्ट बहुत कमजोर है देने वाले का, या फेफड़े बहुत कमजोर है, या किडनी का फंक्शन प्रॉपर नहीं है, क्योंकि कल को अगर वो किडनी देता है और उसके फंक्शन कम हो जाएगी तो हो सकता है उसमें भी प्रॉब्लम आ जाए। तो ये इन्वेस्टिगेशन और स्क्रीनिंग जो देने वाले की है और लेने वाले की है, ये बहुत मायने करती है, क्योंकि अगर थोड़ी भी आपको कुछ मिस्टेक होती है तो उसको लाइफ लॉन्ग नुकसान हो सकता है। किडनी ट्रांसप्लांट की हम बात करें तो नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की हम बात करेंगे। अब तक किस तरह का जो एक आपकी अचीवमेंट है वो रही है, कितने ट्रांसप्लांट सक्सेसफुली अभी तक हो चुके हैं, और इस प्रोसीजर को भी समझना चाहेंगे जो दर्शक इसको देखें कि साधारणतः इसको समझ पाए ये प्रोसीजर है क्या। ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। इसमें हमारी पूरी टीम होती है, जिसमें हम नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और जहां जरूरत होती है हमें कार्डियोवास्कुलर सर्जन भी हमारे पास होते हैं। इसमें हम लोग राइट इलाइक फोसा होता है, इसमें हम किडनी डालते हैं। अपनी पुरानी किडनी होती है वो पीछे की साइड में होती है, उनको हम टच नहीं करते। अगर उनमें कोई इन्फेक्शन है या उनमें कोई मवाद है या कोई इस तरह की बीमारी है जो रिफ्लक्स बीमारी है, इससे अगर प्रॉब्लम हुआ है और हमें लगता है कि किडनी निकालनी है, उसी अवस्था में हम किडनी निकालते हैं। कई बार गांठों वाली किडनी वाला पेशेंट होता है, उसकी किडनी बहुत बड़ी होती है, नॉर्मल जैसे 300 ग्राम की किडनी है और उसकी अगर 2 किलो की किडनी है या 3 kg की किडनी है और हमें किडनी डालने के लिए स्पेस ही नहीं मिल रहा, तो हमें उस साइड की, राइट साइड की किडनी पहले निकालनी पड़ती है पेशेंट की, उसके बाद हम ट्रांसप्लांट करते हैं। जहां तक प्राइवेट में स्टार्ट है तो हम 2013 से किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। प्राइवेट जो कॉर्पोरेट सेक्टर में पहला ट्रांसप्लांट किया हमने नवंबर 2013 में, उसके बाद में बाकी हॉस्पिटल्स में स्टार्ट हुआ है और करीबन हम मोर देन 130 किडनी ट्रांसप्लांट कर चुके हैं। इसमें हर तरह से जो रिलेटेड है उनका हमने किया है।
जो संभवतः दे सकते हैं और ये होता है। इसमें जो फर्स्ट ट्रांसप्लांट किया था मैंने, आज भी बंदा बिल्कुल वेल टू डू है, फिट है, बस कंडक्टर है वो, और अभी रिटायरमेंट भी हो गया। फैंटास्टिक। बात करें ट्रांसप्लांट जब हो जाता है तो जो डोनर है और जो रेसिपिएंट है उनकी जो जिंदगी है वो कितनी सामान्य हो जाती है ऐसा करने? क्या डोनर सामान्य अपनी जिंदगी जी पाता है और रेसिपिएंट भी? जो लेने वाले हैं देने वाले हैं दोनों फिट रहते हैं। ट्रांसप्लांट के बाद में 5 से 6 दिन की ऑपरेशन के ठीक 5 से 6 दिन के बाद हम डोनर को डिस्चार्ज कर देते हैं। पेशेंट होता है उसको हम 8 से 9 दिन तक रखते हैं अपने पास और वो स्टेबल होते हैं, उसको भी डिस्चार्ज कर देते हैं। 3 मंथ तक हम लोग उसको जो है लाइट वर्क के लिए बोलते हैं। पेशेंट और डोनर अपना रूटीन वर्क कर सकता है, हैवी वर्क नहीं करना उसको। 3 महीने के बाद में कितना भी हैवी वर्क कर सकते हैं दोनों, कोई प्रॉब्लम नहीं होता और एकदम नॉर्मल लाइफ जीते हैं। तो इसी से जुड़ा एक सवाल है, महिलाओं को लेके सवाल करूंगा। अगर कोई महिला अपनी किडनी डोनेट करती है या वो महिला जो गर्भवती है और उसके रिसिपिएंट वो लेती है किडनी, उसको जरूरत है, तो क्या वो सामान्य जिंदगी जी सकती है या वो आगे जो अगर कंसीव करना चाहती है वो सब उसके लिए सब कुछ सामान्य रहता है? जैसे यंग गर्ल का हम ट्रांसप्लांट करते हैं, सपोज मैंने 15 ईयर्स लड़की का ट्रांसप्लांट किया है, तो हम ट्रांसप्लांट के बाद में हम वेट करते हैं 2 से 3 साल तक। किसी भी लेडीज के लिए हम वेट करते हैं कि उसका किडनी का फंक्शन कैसा है। अगर किडनी का फंक्शन एकदम स्टेबल है तो हम जब वो अगर चाहते हैं कि साहब अब मैरिज हो गया है और हमें शादी के बाद में मतलब प्लान करना है बच्चे के लिए, तो हम उसको प्रॉपर गाइडेंस में और कुछ मेडिसिन होती है उनको हटा देते हैं और उनकी जगह थोड़ी सी वीक इम्यूनोसप्रेशन ड्रग्स को रखते हैं जो बच्चे को नुकसान नहीं करेंगी और फिर हम उसको प्रोग्रेसिवली ऑब्जर्व करते हैं। इसी तरह से जैसे कोई लेडीज किडनी डोनेट करती है, ज्यादातर हम ये प्रीफर करते हैं कि अगर फैमिली कंप्लीट हो गई हो तो ही डोनेट करें, ज्यादा बेटर है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि प्रेगनेंसी के अंदर जो फेटस होता है, बच्चा होता है पेट के अंदर माँ के गर्भ में, उसका एक कंप्रेशन इफेक्ट होता है किडनी पे। तो किडनी पे कंप्रेशन से और उसमें सूजन करता है। 2 किडनी में हम देखते हैं एक किडनी में सूजन करता है, लेकिन यूजुअल मदर्स में 2 किडनी एक्टिवली वर्क कर रही होती है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आता। और अब जो कि एक किडनी आपने दे दिया है तो दूसरी किडनी पे थोड़ा इफेक्ट आ सकता है, तो फिर भी दे सकते हैं। लेकिन अगर मान लो संभावना है कि जिसकी फैमिली कंप्लीट हो गई हो और विलिंग टू गिव, तो उसको हम ज्यादा प्रीफर करते हैं। और फिर भी मान लो कोई ऑप्शन ही नहीं है और यंग एज गाई है और उसको हमें सेव करना है, तो अगर फैमिली फुल्ली विलिंग है तो यंग गर्ल्स भी किडनी दे सकती है। लेकिन एक एज फैक्टर है, बिफोर 18 ईयर्स हम किडनी की डोनर के लिए नहीं लेते हैं कैंडिडेट। जो भी डोनर होगा वो मिनिमम 18 ईयर्स एज होनी चाहिए, कंसेंट होनी चाहिए उसके बिना ट्रांसप्लांट नहीं होता। ये जो तमाम बीमारियां हैं जिनको लेकर हमने बातचीत की है, लेकिन इनसे बचा जा सके और एक अच्छी और हेल्दी लाइफस्टाइल जी जा सके, तो वो क्या कुछ आपके जो सुझाव रहेंगे? इसके लिए जरूरी है कि आपकी दिनचर्या सही होनी चाहिए। आपको अर्ली मॉर्निंग उठना है, व्यायाम करना है, एक्सरसाइज करनी है। आपको अपनी एक डाइट हैबिट स्टेबल होनी चाहिए, जो रूटीन डाइट हैबिट है। और मैं चाहता हूँ कि बेटर होममेड फूड है वही आप यूज करें, फास्ट फूड ज्यादा प्रीफर नहीं करें, है ना। सीडेंटरी लाइफस्टाइल से आप बचें। तो और अगर मान लो फैमिली हिस्ट्री है किसी को आनुवंशिक बीमारी की, डायबिटीज की और बीपी की, तो 30-40s के बाद में कई बार उनके बच्चों में भी आ सकती हैं, तो उनको अलर्ट रहना है, उनको अपना स्क्रीनिंग करते रहना है। और किसी भी एंगल पे अपने को लगे कि अपने को बीपी है या डायबिटीज है, घबराने की जरूरत नहीं है, उसका रेगुलर मॉनिटरिंग करें, उसका ट्रीटमेंट लें, उसको अच्छी तरह से कंट्रोल में रखें, तो इससे अपने बच सकते हैं। ओवर द काउंटर कोई भी मेडिसिन डायरेक्टली मेडिकल स्टोर से लेकर नहीं खाएं, क्योंकि कई बार अपने हेडेक के लिए टेबलेट लेते हैं, हैबिट बन जाती है और रूटीनली अपने लेते रहते हैं। वो पेन किलर होती है, आगे जाके परमानेंट किडनी खराब कर सकती है और आपको डायलिसिस और ट्रांसप्लांट पे आना पड़ सकता है। तो इन चीजों से आप बचें। किसी भी तरह के एंटीबायोटिक्स होती हैं, ये भी ओवर द काउंटर नहीं लेनी चाहिए। हर चीज के फायदे हैं, नुकसान भी है। आपको प्रॉपर हाइड्रेशन रखना है, प्रॉपर फ्लूइड लेते रहना है, और कम से कम मैं तो कहूंगा 7 से 8 ग्लास पानी रेगुलर होना चाहिए। अपने जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं उसमें 8 ग्लास वाटर बिल्कुल होना चाहिए। और प्रेफर ये करूंगा कि आपका क्लीन वाटर हो, आरओ वाटर हो, व्हाटएवर फिल्टर वाटर हो, ज्यादा बेटर है, क्योंकि कई तरह की इम्प्योरिटीज भी होती हैं। अगर हैवी मेटल इम्प्योरिटीज हैं वो भी किडनी को नुकसान कर सकती हैं। और ये सब चीज अगर आप केयरफुली फॉलो करते हो तो चांसेस बहुत कम होते हैं कि आपको गुर्दे खराब हो। तो क्या कोई इस तरह स्क्रीनिंग को लेकर भारत सरकार की कोई गाइडलाइन, या आमतौर पे जो निजी अस्पताल होते हैं या सरकारी अस्पताल होते हैं वहां जाके पूरी बॉडी का इसमें चेकअप होता है, या पर्टिकुलर किडनी को लेके या गुर्दे से जुड़े हुए इनको लेकर कुछ स्क्रीनिंग होती है? स्क्रीनिंग लगभग सभी हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होती है, कोई भी कहीं भी करा सकता है। जैसे हम प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करते हैं तो वहां हमने एक पैकेज बना रखा होता है हर चीज का। बेसिक टेस्ट होते हैं जो मिनिमम पैकेज वाले होते हैं, हर आदमी अफोर्ड कर सकता है, तो वो रूटीन टेस्ट होते हैं। उसमें आपके बेसिक लगभग सारी चीजें कवर हो जाती हैं, जैसे यूरिन है,
किडनी के टेस्ट है, लीवर के एक दो टेस्ट हो जाते हैं, फिर आपका ब्लड का टेस्ट, हीमोग्लोबिन वगैरह हो गया, इसलिए सोनोग्राफी हो गई। तो ये मेन चीजें होती हैं, इनसे भी आपको बहुत सारी चीजों का ज्ञान हो जाता है। ये बेसिक टेस्ट करना चाहिए, इससे आपको अपने जो भी चीज हो सकती है फ्यूचर के लिए नुकसानदायक हो सकती है, उनको आप कैच कर सकते हो, और टाइम रहते उनको आप अवॉइड भी कर सकते हो। सर, आप हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो अगर आप समय रहते हुए इन लक्षणों की पहचान करेंगे तो गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। तो समय रहते हुए अस्पताल जाइए, अपनी स्क्रीनिंग कराइए, ताकि किसी भी तरह के गंभीर बीमारियों से आप खुद के जीवन को सुरक्षित रख सकें। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।